दोस्तों ये रिवीजन सीरीज शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि अनअकैडमी ने जो प्लस सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है रेज हैंड का। रेज हैंड के ऑप्शन में क्या होता है कि जब कभी भी आपको आपके एजुकेटर से बात करनी होती है, आप रेज हैंड का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से आपके एजुकेटर आपको इनवाइट करते हैं और जैसे आप टेलीफोन पे बात करके, फोन कॉल पे बात करके, मोबाइल पे बात करते हैं जैसे एक दूसरे से, वैसे आप बात करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और वो आपके डाउट को इमीडिएटली रिजोल्व करेंगे। अब आप मजा लीजिए अपने रिवीजन सेशन का। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हमारा जो वीडियो वो है क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। क्यूआरएमपी स्कीम जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, इसको लेकर के काफी सारा कंफ्यूजन है। ये वीडियो प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता लगेगा कि क्यूआरएमपी स्कीम जो है एक्चुअली क्या है और उसके प्रोविजंस क्या है, ताकि काफी सारे जो लोग हैं उनके कॉल्स आते हैं कि सर क्या इश्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो सारे इश्यूज हमने यहाँ पे रिजोल्व किया और डिटेल एनालिसिस किया क्यूआरएमपी स्कीम का। उसके अलावा अगर आप सीए स्टूडेंट्स है तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस पर। तो क्यूआरएमपी स्कीम को आप एंजॉय कीजिए, क्या होता है, कैसे होता है, किस हिसाब से होती है ये स्कीम और किन के लिए बेनिफिट है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए भी ये काम किए कि उनको क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका भी एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने सीए स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर निकाला है, बंपर ऑफर, जिसमें अगर वो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अभी लेते तो 1 मंथ एडिशनल मिलेगा, 6 मंथ का लेते तो 1 मंथ एडिशनल, 12 मंथ में 2 मंथ, 24 मंथ्स में 3 मंथ, अगर वो सीए फाइनल ग्रुप 2 दे रहे हैं तो। लेकिन अगर वो कॉम्बो ऑफर लेते ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का, उस केस में 6+1, 12+2 एंड 24+3 का ऑफर है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि नया यूट्यूब चैनल हम लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको उसका अनाउंसमेंट मिलेगा। ये प्रोफेशनल्स के लिए होगा। इसमें जो डे टू डे जीएसटी के अंदर जो भी रिसर्च है मेरी, उस रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी जो है कैसे कम किया जा सकता है, कैसे टैक्स बचाया जा सकता है, टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती है, ब्लॉक क्रेडिट को अनब्लॉक कैसे किया जा सकता है, उनके बारे में नए नए लेटेस्ट केस जो आ रही है, केस स्टडीज जो आ रहे हैं, उन केस स्टडीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नए नए जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जो डिसीजन आ रहे हैं, उनके डिसीजन क्या है, किसके ऊपर बेस है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, नए नए पोर्टल पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन सब के बारे में हम उस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। वो चैनल नया चैनल है जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। दूसरा क्यूआरएमपी का आपको मटेरियल चाहिए जो आप देख रहे हो, तो मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल आईडीटी विद महेश गौड सर में अवेलेबल है। तो आईडीटी विद महेश गौड सर टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे आपको ये क्यूआरएमपी का मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टाग्राम भी हमारा @CA महेश गौड ऑफिशियल। इंस्टाग्राम को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं जो नए नोटिफिकेशन, नए अपडेशन आएंगे वो 1 मिनट के अंदर अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे तो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसमें 5 to 10 मिनट्स लग सकते हैं, लेकिन यहां पर जो होगा मैं उसी चीज को 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आपको वापस से कभी भी उसको देखना पड़े, समझना पड़े, तो आप इजीली समझ सकते हैं और रिवाइज कर सकें। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और याद रखना बेटा, अगर आपको ये स्कीम जो हमने एनालिसिस किया वो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक की वजह से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ना अभी जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूआरएमपी। क्यूआरएमपी टॉपिक आपने एक्चुअली सुना होगा। एक नया टॉपिक आया क्यूआरएमपी, जिसको लेकर के काफी सारे कंफ्यूजन है कि किसको क्यूआरएमपी में जाना चाहिए, क्यूआरएमपी के फायदे क्या है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले तो ये पर्दा हटाते हैं यहां से हम, ताकि हमारा टॉपिक आ सके ना। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, बात उन दिनों की जब एक दिन में बैठा था और उसी वक्त एक आवाज सुनाई दी मेरे कानों में, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपको नहीं लगता है क्या आप हर महीने रिटर्न फाइल करते हैं? हर महीने रिटर्न फाइल करते हैं, हर महीने GSTR 1 फाइल करते हैं, हर महीने GSTR 3 भी फाइल करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्यों ना इसको क्वार्टरली कर दिया जाए? मैं भीड़ में से चिल्लाया, यस मोदी जी यस। मोदी जी ने बोला ओके, इतना एक्साइटेड मत हो, सबके लिए नहीं है ये स्कीम, कुछ सिलेक्टेड चुनिंदा लोगों के लिए है। मैंने कहा चुनिंदा लोगों में क्या मैं नहीं आता? बोले उन चुनिंदा लोगों में से वही शख्स आएगा जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उन्हीं को ये मौका मिलने वाला है
और बाकी किसी को नहीं मिलने वाला है। मैंने कहा इसका मतलब जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा नहीं था वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। बोले यस। मैंने कहा वो तो 1.5 करोड़ में ऐसा कुछ था ना कि GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर सके। बोले यहां पे तो पगले हम क्वार्टरली रिटर्न की भी बात कर रहे हैं, GSTR3 भी क्वार्टरली फाइल करो, और हम ये भी बोल रहे हैं GSTR1 भी क्वार्टरली फाइल करो, बट पेमेंट मंथली करते रहना। मैंने कहा समझा नहीं। रिटर्न क्वार्टरली फाइल, GSTR1 क्वार्टरली, GSTR3 भी क्वार्टरली, और रिटर्न मंथ और पेमेंट मंथली। मैंने कहा मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा, फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जब तक GSTR1 फाइल नहीं करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी कि टैक्स कैसे हमको पे करना पड़ेगा, किस मेथड से पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, उन सब के लिए GSTR1 तो फाइल करना ही पड़ेगा ना हमारे को। बोले पगले यही सब तो आज के टॉपिक में हमको सीखना है। तो यही टॉपिक दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं QRMP स्कीम के अंदर की QRMP स्कीम क्या होती है, कैसे होती है, किसके लिए फायदेमंद है, और ये स्कीम को लॉन्च करने के पीछे का रीजन क्या था, और इसके प्रोविजंस क्या क्या है, और कब इस पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, कब नहीं होता, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है इसके अंदर। जब ये बोला गया कि भाई GSTR1 एंड GSTR3 भी आपको क्वार्टरली फाइल करना है तो पेमेंट मंथली कैसे पॉसिबल हो सकता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ना। इधर देखना बेटा, QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, फाइल GSTR1 एंड GSTR3 भी क्वार्टरली, ये क्वार्टरली फाइल करना है बट पेमेंट आपको मंथली करना पड़ेगा, इसलिए इस स्कीम का नाम है QRMP स्कीम। फ्रॉम 1 जन 2021 को ये इंट्रोड्यूस हो गई। अब बेटा इस स्कीम में क्या होता है कि ये जो स्कीम होती है ना, इसमें इन्होंने ये कर रखा है कि भाई आपकी मगजमारी कम रहे, आपको हर महीने जो रिटर्न फाइल करने की जो जहमत उठानी पड़ती थी, जो तकलीफ उठानी पड़ती थी, जो सीए को हर महीने पैसा देना पड़ता था रिटर्न फाइलिंग के लिए, देखो कितना आसान बना दिया हमने उसको। हमने एकदम सिंपल बना दिया उसको। हमने आपको क्वार्टरली दे दिया, 2 महीने का सीए का पैसा बचा लिया। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। पेमेंट मंथली करना है तो इसका मतलब कैलकुलेशन और मगजमारी तो उतनी ही होने वाली है, बराबर है। खाली रिटर्न जो है वो क्वार्टरली फाइल करना है, GSTR1 क्वार्टरली फाइल करना है। जरा देखते हैं इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कैसे कैसे स्कीम काम करेगी आज का हमारे टॉपिक में। सबसे पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी फॉर QRMP स्कीम। QRMP स्कीम में क्या हर कोई आ सकता है? बोले नहीं, QRMP स्कीम में वही आ सकता है जिसका प्रीवियस ईयर में, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में अग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम था, मतलब नॉट मोर देन 5 करोड़। तो अग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेस देन इक्वल्स टू 5 करोड़, वो यहां पर QRMP स्कीम में आ सकता है। इसका मतलब 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए स्कीम नहीं है। तो ये छोटे जो टैक्स पेयर है उनको ध्यान में रख करके बनाई गई है ये स्कीम। ऑप्शनल स्कीम, इस स्कीम के लिए यह भी बोला गया कि ये स्कीम कंपलसरी नहीं है। अगर मेरा टर्नओवर मान लीजिए 4 करोड़ था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो मेरी मर्जी हो तो मैं इस स्कीम में आऊं, और चाहूं तो जो नॉर्मल स्कीम है उसमें हूं। तो यहां पर ये पॉइंट, ऑप्शनल वाला पॉइंट देकर के गवर्नमेंट ने हमारे को ये बोल दिया, देखो भाई साहब हम जबरदस्ती थोप नहीं रहे आपके ऊपर ये स्कीम। आपको अगर नहीं पसंद आ रही है हमारी बातें, आपको लग रहा है कि हमारी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, तो मत आओ इस स्कीम के अंदर। हमने तो ऑप्शन दिया, चाहो अगर आपके लिए फायदेमंद लगती तो आओ, नहीं लगती तो मत आओ। बाकी के केस में आप जो नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हो वैसे ही फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखना, इट इज एन ऑप्शनल फाइलिंग स्कीम which one's exercise shall continue for future tax period automatically. It means there is no need to exercise the option every quarter. यहाँ पर कई बार काफी सारे क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, वो भी बोलते हैं सर अगर हम QRMP स्कीम में आएंगे तो हर क्वार्टरली हमको QRMP स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, एक बार आप ऑप्ट इन कर लिया आपने, तो जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं होंगे तब तक वो आप इस स्कीम में बने रहेंगे। शर्त यह कि भाई आपको ये लिमिट जो है 5 करोड़ का वो भी ध्यान में रखना है बस। ओके, हाउ टू ऑप्ट इन फॉर दी स्कीम, ऑप्ट कैसे करेंगे? अगर आपको ये स्कीम ऑप्ट करनी है, आपको gst.gov.in साइट पे जाना होगा, वहां पे सर्विसेज में जाना होगा, वहां पे रिटर्न्स जो है उसमें जाना होगा, वहां पे ऑप्शन रहेगा ऑप्ट इन ऑप्ट आउट। तो ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न, ऑप्शन टू ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट ऑफ द QRMP स्कीम, वो वहां पे आपको सेलेक्ट करना होता है। एक बार जाकर के सेलेक्ट कर लिया, अगर मान लो ऑप्ट इन मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं
क्यूआरएमपी स्कीम में आ चुका हूं, अब मुझ पे क्यूआरएमपी स्कीम के प्रोविजन से एप्लीकेबल होंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे पेमेंट मंथली करना पड़ेगा, बट जीएसटीआर 1 और 3 भी अब मैं क्वार्टरली फर्निश कर सकता हूं। अब क्वेश्चन ये है, किस डेट को ये स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं मैं, कब से कब तक कर सकता हूं, बराबर ये जानना जरूरी है। उससे पहले एक और है जीएसटी वाइज स्कीम, जीएसटी वाइज स्कीम। तो मैं दोनों चीजें कवर कर लेता हूं यहां पर। पहले ये स्कीम मैं कब ऑप्ट कर सकता हूं, तो मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा। मान लीजिए मुझे स्कीम ऑप्ट करनी है अप्रैल 21 टू अप्रैल में ऑप्ट करना चाहता हूं, ताकि अप्रैल मई जून ये जो क्वार्टर है, अप्रैल टू जून ये जो क्वार्टर है, इसमें मैं क्यूआरएमपी में रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, क्यूआरएमपी में रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, बराबर है। क्यूआरएमपी स्कीम में आना चाहता हूं मैं। तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैं इस स्कीम में कब आ सकता हूं, तो उन्होंने मुझे बोला है कि महेश गौड़ अगर तुमको इस स्कीम में आना है तो जो प्रीवियस क्वार्टर है उसके सेकेंड मंथ की पहली डेट, मतलब प्रीवियस क्वार्टर अब जनवरी टू मार्च, सेकेंड मंथ कौन, फेब, उसकी पहली तारीख 1 फेब से लेकर के, और जिस क्वार्टर में आप आना चाहते हो क्यूआरएमपी स्कीम में उसके पहले महीने की लास्ट डेट, पहले महीने की लास्ट डेट, मतलब अप्रैल टू जून में आना चाहते हैं, अप्रैल की लास्ट डेट 30 अप्रैल। इस टाइम के बीच में मैं कभी भी क्यूआरएमपी स्कीम में आ सकता हूं, कभी भी क्यूआरएमपी स्कीम में आ सकता हूं, ये प्रोविजन होता। तो क्यूआरएमपी स्कीम में अगर मैं अप्रैल 21 टू जून 21 में आना चाहता हूं तो 1 फेब से 30 अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकता हूं। अभी आगे हम देखेंगे इसको। अब क्यूआरएमपी स्कीम इन्होंने बोला जीएसटी इन वाइज है। जीएसटी इन वाइज का मतलब क्या है, मेरी एक यूनिट मान लीजिए बड़ौदा में है, जो गुजरात के अंदर आता है, मेरी दूसरी यूनिट मुंबई में है, और मुझे क्यूआरएमपी स्कीम में आना है, बराबर है, महाराष्ट्र में मुझे क्यूआरएमपी स्कीम में आना, बट मैं क्या चाहता हूं कि मैं क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा की यूनिट को लेकर के, मुंबई की यूनिट को नहीं। दोनों यूनिट मेरी है, दोनों के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मेरा पैन यूज हुआ है, मेरा पैन यूज हुआ दोनों के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो मेरा पैन यूज करके दोनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो उस केस में क्या यह पॉसिबल है कि मैं बड़ौदा की यूनिट को क्यूआरएमपी स्कीम में लेकर के आऊं, और ये जो है रेगुलर स्कीम के अंदर ही रखूं इसको, तो ये पॉसिबल है, कर सकता हूं मैं ऐसा। जरूरी नहीं है कि मेरी सारी यूनिट्स जो है क्यूआरएमपी में ही आनी चाहिए। तो जीएसटी वाइज स्कीम, टैक्स पेयर हैव ऑप्शन टू अवेल द स्कीम जीएसटी वाइज। सम जीएसटीएंस फॉर ए पेन कैन ऑप्ट इन एंड अदर कैन ऑप्ट आउट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। कंडीशन रिगार्डिंग प्रीसीडिंग मंथ रिटर्न, कुछ कंडीशंस भी है कि आपके पिछले महीने के रिटर्न जो है वो फर्निश हो जाने चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी हमने लिया था कि मैं अप्रैल 21 से जून 21 इसी क्वार्टर के अंदर क्यूआरएमपी स्कीम में आना चाहता हूं, मतलब आगे कंटिन्यू करूंगा मैं, बट इस क्वार्टर से मैं क्यूआरएमपी स्कीम अडॉप्ट करना चाहता हूं, ऑप्ट इन करना चाहता हूं, इस स्कीम में आना चाहता हूं। तो उस केस में जब मैं इस स्कीम में आना चाहता हूं, क्यूआरएमपी स्कीम में मैं आना चाहता हूं, तो यहां पर अप्रैल 21 टू जून 21 में जब क्यूआरएमपी स्कीम में मुझे आना है, बराबर है, तो बोले कि इससे पहले के जितने भी रिटर्न है वो सारे फर्निश हो जाने चाहिए। मतलब अप्रैल में मैं ऑप्ट करूंगा, अप्रैल में ऑप्ट करूंगा, तो इसका मतलब 31 मार्च 2021 तक के जितने भी रिटर्न है वो सब फर्निश हो जाने चाहिए, तो मैं इस स्कीम में आऊंगा। तो इधर देखो, टू ऑप्ट द क्यूआरएमपी स्कीम इट इज नेसेसरी दैट रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ as due on the date of exercising such option. ये एग्जांपल है, मिस्टर एक्स विश टू ऑप्ट क्यूआरएमपी स्कीम फॉर क्वार्टर अप्रैल टू जून एंड 27 अप्रैल मिस्टर एक्स एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, he must have furnished the return for the month of March on the due date. Okay. Now next आता है इसके अंदर मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। कब आ सकता हूं, कैन ऑप्ट इन एनी क्वार्टर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। पिछले क्वार्टर का पहला दिन
कौन से महीने का? सेकंड मंथ का। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, बराबर है, कि अप्रैल टू जून में आना चाहता हूं, तो उसका पिछला क्वार्टर कौन सा? जनवरी टू मार्च। तो जनवरी टू मार्च का सेकंड मंथ कौन सा? फेब, उसकी पहली तारीख। ओके, तो फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ, सेकंड मंथ किसका? प्रीसीडिंग क्वार्टर का, मतलब सेकंड, फर्स्ट फेब, मतलब फर्स्ट फेब टू दी लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर फॉर विच वांट्स टू ऑप्ट फॉर स्कीम। स्कीम कौन से क्वार्टर में ऑप्ट कर रहा हूं? अप्रैल, मई, जून। तो उसका पहला मंथ मतलब अप्रैल, उसकी लास्ट डेट मतलब 30 अप्रैल। तो हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से मैं फर्स्ट फेब से लेकर के 30 अप्रैल तक कभी भी इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूं। सर मान लीजिए ये तो आप अप्रैल से जून की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको स्कीम 1 जनवरी 2021 टू 31 मार्च 2021 के बीच में ऑप्ट इन करनी है, तो क्या करोगे? तो कब ले सकते हो आप? कोई बात नहीं बेटा, इसका पहले का क्वार्टर कौन सा होगा? अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर 20 टू दिसंबर 20। इसका सेकेंड मंथ कौन सा होगा? नवंबर, 1 नवंबर 2022। जिस क्वार्टर में ऑप्ट कर रहा हूं उसका पहला महीना, उसकी लास्ट डेट 31 जैन 2021। इस बीच में मैं ऑप्ट कर सकता हूं। तो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है। ओके, तो अभी हम ऑप्ट इन की बात कर रहे हैं यहां पर। ये एग्जांपल यहां पे आपको मिल जाएगा। इफ ए टैक्स पेयर वांट्स टू ऑप्ट इन फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर कैन एक्सरसाइज ऑप्शन ड्यूरिंग 1 नवंबर टू 31 जनवरी। नाउ ऑप्शन 1 एक्सरसाइज शेल बी वैलिड टू सक्सीडिंग क्वार्टर ऑल्सो। फिर आगे कंटिन्यू में इसी ऑप्शन में रहूंगा जब तक मैं ऑप्ट आउट नहीं हो जाता इस स्कीम से। ओके, कोई डाउट? नाउ फ्रेंड्स, लैप्स ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर कैसे आ सकते हैं? मान लीजिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम में आ चुका हूं और क्यूआरएमपी स्कीम में आने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे मामू बनाया गया था, मुझे पागल बनाया गया, मुझे आईने में मुझे बोला गया वो देखो करोड़ रुपए रखे उठा लो, और मैं भागा उठाने के लिए तो देखा वो सिर्फ आईना था और आईने में सिर्फ उसकी इमेज थी रुपयों की। ऐसा मुझे लगा। क्यों लगा ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे बोला, ध्यान से सुनना, कि आपको रिटर्न जो है जीएसटी, पहले तो जीएसटीआर 1 जो आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है वो आपको क्वार्टरली फाइल करना है। दूसरा मुझे बोला जीएसटीआर 3 भी आपको क्वार्टरली फाइल करना है। मैं रेडी हो गया। अब जरा एक एग्जांपल से समझना यहां पर। मान लीजिए कि ये मैं हूं, मान लीजिए कि ये आप है मिस्टर एक्स। मैंने आपको जनवरी 21 में कुछ गुड्स बेचा, इसकी वैल्यू थी 10 लाख, और जीएसटी मैंने आपसे चार्ज किया मान लो 1.8 लाख। अब ये 1.8 लाख आपको क्रेडिट लेना है। अब आप 1.8 लाख का जब क्रेडिट लेंगे, 1.8 लाख का आप क्रेडिट लेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं फेब मंथ में, फेब 21 में मैं जीएसटीआर 1 फर्निश करूं। तो मैं जीएसटीआर 1 फर्निश करूंगा अगर, तो वो आपके जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होगा और आप क्रेडिट ले पाएंगे। बट अगर मैंने जीएसटीआर 1 फेब मंथ में नहीं फर्निश किया, मैंने जीएसटीआर 1 फेब मंथ में फर्निश ही नहीं किया आपको, उस केस में आप क्रेडिट ले पाएंगे सिर्फ प्रोविजनल बेसिस पे 5%, वो भी आपके एलिजिबल आईटीसी का, एलिजिबल आईटीसी। तो अगर मैं मान लो क्यूआरएमपी स्कीम में हूं तो मैं जीएसटीआर 1 कब फर्निश करूंगा? कब फर्निश करूंगा? अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, मार्च, सॉरी जैन में नहीं, फेब में नहीं, मार्च में नहीं, सीधा अप्रैल में फाइल करूंगा। जब मैं अप्रैल में फर्निश करूंगा तब तक क्या आप इंतजार करोगे? यहां पर आपका पैसा तो क्या हो गया, ब्लॉक हो जाएगा ना, आपका क्रेडिट तो ब्लॉक हो गया एक तरह से कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए। 95% क्रेडिट ब्लॉक हो गया आपका। तो मेरे क्यूआरएमपी स्कीम में आने से आपको भी तो लॉस हो सकता है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने भी ये चीज नोटिस की। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, महेश गौड़ जीएसटीआर 1 तुम्हारे को अप्रैल में फाइल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटीआर 1 अप्रैल में फाइल करो तुम, बराबर है। लेकिन ये बंदा पूरा क्रेडिट ले
उसका भी हमने इंतजाम किया है। मैंने कहा क्या इंतजाम किया है? बोले उसके लिए महेश गौड़ तुमको इनवॉइस की डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, पेमेंट मंथली करना पड़ेगा, इस इनवॉइस की डिटेल अपलोड करने से हमको ये मालूम चल जाएगा ये पर्सन एलिजिबल है या नहीं है। तो जब ये डिटेल मुझे अपलोड करनी है, पेमेंट मुझे मंथली करना है, तो हर महीने मुझे कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो जब हर महीने मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो फिर मैं क्यों क्यों क्यूआरएमपी स्कीम में आऊं? मैंने बोल दिया देखो मोदी जी प्लीज, आपके मेरा अच्छे रिलेशन है, तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे इस क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर निकाल दीजिए। तो बोले रोका किसने, निकल जा। मैंने कहा लेकिन मेरा टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ। तो बोले पगले 5 करोड़ क्रॉस होने पे तो वैसे भी तू निकल जाएगा, 5 करोड़ क्रॉस नहीं भी हुआ तब भी तेरी मर्जी नहीं है क्यूआरएमपी स्कीम की, तो ये एक ऑप्शनल स्कीम है, कभी भी निकल सकता, निकल जा। मैंने कहा कब निकलूं? सेम प्रोविजन, मान ले तू अप्रैल 21 से जून 21 वाले क्वार्टर में जो है रेगुलर में रहना चाहता है, रेगुलर में रहना चाहता है कि भाई तू क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं आना चाहता इस क्वार्टर से, जैन 21 से मार्च 21 पे तू क्यूआरएमपी में था, जैन 21 से मार्च 21 पे मैं क्यूआरएमपी में था। मैंने क्यूआरएमपी स्कीम आते ही जैन 21 से लेकर के मार्च 21 तक मैंने इस स्कीम में आ गया था, मैं स्कीम में आ चुका हूं और मैंने कहा कि मैं क्यूआरएमपी में रहूंगा। बट मुझे रियलाइज हो गया जैन मंथ एंड होते ही कि भाई कोई मतलब वाली बात नहीं है, फेब में और रियलाइज हो गया और मार्च में तो दिमाग ही खराब हो गया। तो मोदी जी ने मुझे बोला यहां पर, बोले गौड़ साहब एक काम करो आप, तो बोले आप जैसे ना इस स्कीम के लायक ही नहीं है जो डरते हैं, आप एक काम करो आप निकल जाओ। मैंने कहा कब निकलूं? बोले प्रीवियस क्वार्टर का सेकंड मंथ का पहला दिन, मतलब वही हमारा 1 फेब, और जिस मंथ में आप निकलना चाहते हैं, जिस क्वार्टर में आप निकलना चाहते हैं उसके पहले महीने का लास्ट दिन, मतलब 30 अप्रैल। इस बीच में मैं कभी भी अप्लाई कर सकता हूं कि मुझे क्यूआरएमपी स्कीम से निकलना है, क्यूआरएमपी स्कीम से निकलना है, इस बीच में कभी भी अप्लाई कर सकता हूं। तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकंड मंथ का फर्स्ट डे से लेकर के करंट क्वार्टर का पहले महीने का लास्ट डे, ओके। तो वॉलंटरी भी मैं इससे निकल सकता हूं, और अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो जाए तो मुझे वैसे भी निकलना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं इस चीज को। पहला केस वॉलंटरी ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम, दूसरा व्हेन बिकम इनएलिजिबल फॉर स्कीम, जब आप इनएलिजिबल हो जाते हैं इस स्कीम के लिए। द फैसिलिटी फॉर ऑप्टिंग आउट द स्कीम for a quarter will be available from first day of second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the current quarter, okay। ना दूसरा केस है when become ineligible for scheme। ये मैं कब होऊंगा इनएलिजिबल? ये इनएलिजिबल होता हूं बेटा मैं जब कभी भी मेरा टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर दे। मेरा टर्नओवर क्या क्रॉस कर दे बेटा? लिमिट क्रॉस कर दे। लिमिट कैसे क्रॉस करेगा सर? टर्नओवर लिमिट क्रॉस करता है बेटा, 5 करोड़ की लिमिट है, क्रॉस कर ले, मेरा टर्नओवर बढ़ गया, भाई बिजनेस बढ़े अच्छी बात है ना, इसमें नजर क्यों लगा रहे हो मुझे? मेरा बिजनेस बढ़ गया और मेरा टर्नओवर जो है 5 करोड़ क्रॉस हो गया। मान लेते हैं मैंने जैन 21 टू मार्च 21 इस बीच में मैंने स्कीम ऑप्ट कर ली थी क्यूआरएमपी स्कीम, और वो अप्रैल 21 टू जून 21 तक भी चली। यहां पे भी मैं क्यूआरएमपी में था, तो आगे मैंने कंटिन्यू किया क्यूआरएमपी में। अब इधर देखना, जून के बाद जुलाई टू सितंबर मैं क्यूआरएमपी में हूं, लेकिन यहां पर एक इंसिडेंस ऐसा हो गया कि मेरा जो टर्नओवर था ना वो ऐसा हो गया कि 5 करोड़ क्रॉस हो गया अगस्त के अंदर। इन अगस्त टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, अगस्त में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, मुझे इस स्कीम से निकलना पड़ेगा। ओ सर इमीडिएटली नहीं, ये जो क्वार्टर ना इसमें मैं क्यूआरएमपी में रहूंगा,
इसमें इस वाले क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर वाले में क्यूआरएमपी कंटिन्यू करूंगा मैं। भले अगस्त के अंदर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ हो गया, इमीडिएट इफेक्ट से आपको इस स्कीम से नहीं निकलना होता है, क्वार्टर एंड होने दो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वार्टर के पहले महीने से मैं नॉर्मल रिटर्न फाइल करूंगा। GSTR1, GSTR3B ये सब मंथली फाइल होंगे। तो इसका मतलब अगला क्वार्टर कब आएगा? अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से मैं मंथली GSTR1 एंड GSTR3B फाइल करूंगा, मंथली फाइल करूंगा। समझ में आया? GSTR1 और 3B मंथली फाइल करूंगा। ओके, समझा? दैट्स गुड। इधर देखो, इफ अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन क्रॉस ₹5 करोड़ ड्यूरिंग क्वार्टर इन अ फाइनेंशियल ईयर, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। वो एलिजिबल नहीं रहेगा क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। लेकिन देखना आगे, इन दैट सिनेरियो ही शैल फर्निश रिटर्न ऑन मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। मतलब मंथली बेसिस पे वो रिटर्न फर्निश करेगा, लेकिन कब? फर्स्ट मंथ कौन सा? सक्सीडिंग क्वार्टर। तो मतलब मैं क्रॉस कब की थी लिमिट? अगस्त में। ये कौन सा क्वार्टर था? जुलाई अगस्त सितंबर वाला। ये क्वार्टर एंड होने के बाद नेक्स्ट क्वार्टर कब होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला। उसके पहले महीने से मैं GSTR1 एंड GSTR3B मंथली फाइल करूंगा, मतलब अक्टूबर से। फॉर एग्जाम्पल, ए रजिस्टर्ड पर्सन इज अवेल्ड क्यूआरएमपी स्कीम फ्रॉम 1 जनवरी 2021 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22. His aggregate turnover crosses 5 crore on 19th August 2021. Now, such person will furnish monthly return from the first month of the succeeding quarter, means October to December. इसके अंदर मैं अक्टूबर मंथ से ही कौन सा मंथली रिटर्न, मंथली GSTR1 और मंथली GSTR3 फर्निश करूंगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दैट्स गुड। ना, फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग GSTR1। GSTR1 हमको कैसे फर्निश करना, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सर GSTR1 तो आपने बोला क्वार्टरली फर्निश करना, बेटा क्वार्टरली ही करना है। ओके, तो फिर सर उसमें क्या देखना है? क्वार्टरली कर देंगे फाइनल। अरे बेटा वो बात ठीक है, बट यहाँ पे हमको सीखना पड़ेगा कि क्या होता है। इसमें 2 मेथड होते हैं, बराबर है? तो वो 2 मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो सीखना जरूरी है। व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट IFF स्कीम, उसमें अगर जाता है तो जब B2B सप्लाई होती है तो ये मेथड में आपको जाना पड़ता है जनरली। अगर आप सारी सप्लाई B2C करते हो तो ये मेथड भी चल जाता है आपका, व्हेन IFF इज नॉट ऑप्टेड। चलो, IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है ध्यान से सुनना। मान लो आप एक बिजनेस एंटिटी हो, मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, और मैं आपको अगर कोई भी गुड सप्लाई करूं और मैं GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे फर्निश करूंगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको क्रेडिट चाहिए तो मुझे इस मेथड में आना पड़ेगा, IFF, बराबर है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये मेथड क्या बोलता है कि मान लीजिए मैं अप्रैल 21 से लेकर के जून 21 के क्वार्टर की ही बात कर रहा हूं, मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूं, क्यूआरएमपी स्कीम में हूं, मैंने इस स्कीम में आ गया मैं, तो मैं क्या करूंगा? अप्रैल में एंड मई मंथ, इन दोनों का पहले GSTR1 फर्निश करता था मैं, वो तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो तो अब क्वार्टर एंड होने के बाद में फर्निश होगा। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों के इनवॉइस जो होंगे ना, उनकी डिटेल फर्निश कर दूंगा कि भाई अप्रैल में मैंने कितनी सप्लाई किस किस को की, सारी डिटेल इनवॉइस की अपलोड करूंगा, फर्निश करूंगा। मई मंथ में कितनी सप्लाई की, उन सारे इनवॉइस की डिटेल फर्निश करूंगा। इनकी डिटेल्स मुझे फर्निश करनी पड़ेगी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करते हुए, जो गवर्नमेंट ने दिया मुझे ऑप्शन। अब आ जाओ जून मंथ का। जून मंथ के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, उसके लिए कोई इनवॉइस की डिटेल अपलोड नहीं करनी, क्योंकि जुलाई मंथ में, जुलाई 21 में आप ऑलरेडी GSTR1 फर्निश करने वाले हो, जिसमें इन सब की डिटेल रहेगी, तो जून की भी डिटेल ऑटोमेटिक रहेगी वहां पर। खाली अप्रैल और मई का क्रेडिट सामने वाले को मिल सके, अप्रैल में जो सप्लाई की उसका क्रेडिट मिल सके सामने वाले को, इसके लिए मुझे इस मेथड में आना पड़ेगा। तो ही में फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू ए रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट मंथ अप्रैल, सेकेंड मंथ मई of quarter using invoice furnishing facility. Invoice pertaining to last month of a quarter are to be uploaded in GSTR1 only. Okay, now अब आते हैं इधर, when IFF is not opted, B2C सप्लाई, मुझे मालूम है मेरे जितने भी कस्टमर है वो सब B2C है,
मान लेता हूं, देखो उन्होंने एक्ट में लिखा नहीं कि B2B में ही ये लाना है या B2C में ये लाना है, ऐसा एक्ट में नहीं लिखा है। मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो इसमें हूं, चाहूं तो इसमें हूं। अगर मैं B2B सप्लाई कर रहा हूं फिर भी मैं इसमें आना चाहूं, मैं आ सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम होगी मेरे कस्टमर को। उनको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको इस मेथड में आ जाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। ओके, अब यहां पे आते हैं B2C। जब मुझे मालूम है मेरी सारी सप्लाई B2C है, या कुछ B2B भी है, रजिस्टर्ड पर्सन को की, बट उन्होंने बोला महेश गौड़ सर कोई टेंशन नहीं, हम क्वार्टर के एंड में ले लेंगे क्रेडिट, इतनी कोई गायगा ही नहीं है अपने को, आप अपनी स्कीम में कंटिन्यू रहे और अच्छे से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। मान लो अच्छे मिलनसार क्लाइंट है मेरे, मुझे मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे मेरे लिए, तो फिर मैं, मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, तो मैं इस स्कीम में आ सकता हूं। व्हेन IFF इज नॉट ऑप्टेड, मुझे इसमें कुछ नहीं करना, मैं अप्रैल मंथ में भी कुछ नहीं करूंगा, मई मंथ में भी कुछ नहीं करूंगा, खाली पेमेंट करता रहूंगा। अप्रैल का पेमेंट मई में कर दूंगा, मई का पेमेंट जून में कर दूंगा। जो पेमेंट मुझे करना ना वो मैं करता रहूंगा, बट इनवॉइस की डिटेल वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और जून मंथ जैसे ही आएगा तो जुलाई में मैं पेमेंट भी करूंगा, साथ में GSTR 1 भी फर्निश कर दूंगा। GSTR 1 भी फर्निश कर दूंगा। ओके, चलो, he has to upload invoice details for all the 3 months of the quarter in form GSTR 1. It may be noted that the IFF is not mandatory but an optional facility. Okay, समझ में आया बेटा? तो ये वाला प्रोविजन हमने यहाँ पे किया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बेटा टॉपिक, फॉर्म एंड मैनर ऑफ फाइलिंग GSTR 3B फॉर टैक्स पर ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम। GSTR 3B आप कैसे फर्निश करोगे उसके बारे में। GSTR 3B जो है, कुछ स्टेट के लिए क्वार्टर एंड होने के बाद में जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 22nd डेट रखी है और कुछ के लिए 24th रखी है। जरा देखते हैं हम यहां पर, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली GSTR 3B इज ऑन और बिफोर द 22nd एंड 24th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर फॉर विच रिटर्न इज फर्निश्ड। मान लीजिए कि अप्रैल में जून में QRMP में हूं, अप्रैल से मैंने QRMP में खुद को ले लिया, ऑप्ट इन किया QRMP स्कीम मैंने, तो अप्रैल में जून इसका जो GSTR 3B फर्निश होगा मैं वो जुलाई में फर्निश करूंगा, 22 जुलाई या 24 जुलाई को। ये कुछ स्टेट है बेटा, ये नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बराबर, नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, क्योंकि और भी बहुत कुछ है पूछने के लिए, खाली जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि ये कुछ स्टेट है कि दी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये सब पे 22nd डे ऑफ द मंथ ऑफ सक्सेडिंग सच क्वार्टर, और बाकी के सब केस के अंदर 24th डे का बोला गया है बेटा। ओके, तो इस पे अपना ज्यादा टाइम खराब मत करना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है ना। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स इन GST PMT 06। जो पेमेंट है हम GST PMT 06 में करते हैं, वो पेमेंट कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, वो जरा हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इधर देखना बेटा, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इस एग्जांपल में मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि मैं QRMP स्कीम में हूं। इस QRMP स्कीम के अंदर मैं कब आया, इसके अंदर मैं आ गया था अप्रैल मंथ में, अप्रैल, ये मई मंथ, ये जून मंथ, बराबर है ना। इससे पहले मैं QRMP स्कीम में नहीं था, मान लेते हैं। ओके, अब इधर देखना, मुझे टैक्स पे करना है, मुझे टैक्स पे करना है। हमने पढ़ा GSTR 1 और 3 भी तो क्वार्टरली फाइल होंगे, तो यहां पर देखो ये जुलाई है, इस जुलाई में GSTR 1 एंड GSTR 3B फर्निश होंगे। बट ये अप्रैल में जून में पेमेंट तो करना पड़ेगा, जून का पेमेंट जुलाई में कर दूंगा, बट अप्रैल का पेमेंट जो मुझे कब करना पड़ेगा, मई मंथ में, मई का पेमेंट मुझे कब करना पड़ेगा, जून मंथ में, और जुलाई का पेमेंट तो चलो जुलाई में हो ही जाएगा जब GSTR 1 और 3B करेंगे। बट जब मैं GSTR 1 और 3B क्वार्टरली फाइल करने वाला तो मेरे को अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मगजमारी है, इसमें दो मेथड है, एक फिक्स सम मेथड होता है और एक होता है आपके सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा कि अप्रैल मंथ में मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा टर्नओवर कितना था,
मान लीजिए मेरा टर्न और अप्रैल मंथ के अंदर था जो 10 lakhs, और मेरा जीएसटी का जो कलेक्शन, मैंने जीएसटी जो कलेक्ट किया वो था मेरा 1.8 lakhs। तो 1.8 lakhs मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर मेरे पास आईटीसी भी होगा, अप्रैल में कुछ परचेज भी की होगी मैंने। मान लीजिए आईटीसी जो जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है बराबर है वो है 80,000.8 लाख, वो माइनस होगा 1 लाख मैं पे करूंगा सेल्फ असेसमेंट पे। तो अप्रैल का टैक्स में मैं फाइल करूंगा, पेमेंट करूंगा सॉरी जीएसटी पीएमटी 06 फॉर्म में 1 लाख रुपया। ये मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, मैंने कम टैक्स कैलकुलेट किया तो विद इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। यहां पे इंटरेस्ट लगने के चांस हैं, आपके लग सकते हैं। यहां पर जून मंथ के अंदर मुझे मई मंथ का ही सेम ऐसे ही टर्नओवर निकालना पड़ेगा। उसकी लायबिलिटी कितनी थी, जीएसटी की लायबिलिटी कितनी है, मेरे पास कितना क्रेडिट पड़ा, वो क्रेडिट यूज करूंगा, फिर नेट टैक्स जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा जीएसटी पीएमटी 06 में। तो मैं का जून में पेमेंट करूंगा, बट जून मंथ का जो टैक्स होगा उसमें मेरी कोई टेंशन नहीं। जीएसटी R1 और 3B फर्निश करना ही करना है मुझे, तो वैसे भी करना पड़ेगा। तो इसकी कैलकुलेशन यहां पे आ जाएगी और मैं जो बाकी का जून मंथ का है वो यहां पर पे कर दूंगा। ओके, कब? जुलाई मंथ के अंदर। तो सेल्फ असेसमेंट में दिक्कत क्या है, आपको खुद को टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे नॉर्मली आप करते हैं हर महीने। भले आप जीएसटी R1 3B क्वार्टरली फाइल करेंगे, बट टैक्स कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो मगजमारी और टेंशन तो होनी ही होनी है बेटा यहां पर। नेक्स्ट आते हैं फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में क्या होगा, मैंने इनको बोला जी इनके अलावा कुछ और हो सकता है कि ये सब मगजमारी नहीं करनी पड़े। बोले एक चीज है, मैंने कहा क्या? उन्होंने बोला कि गौड़ साहब इसमें हम आपके एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा जी बोलिए क्या काम कर सकते हैं। बोले आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम एक फिक्स कर देते हैं। आप ये बताइए आप रिटर्न जो फर्निश करते हैं क्वार्टरली करते हैं या मंथली करते हैं? मैंने कहा जी मेरा जो रिटर्न फाइल होता है कब का? बोले अप्रैल से पहले। मतलब ये जो टाइम पीरियड था इसमें आप मंथली फाइल करते थे या क्वार्टरली फाइल करते थे, मतलब क्यूआरएमपी में आने से पहले। मान लीजिए जनवरी मंथ, फेब मंथ एंड मार्च मंथ। मैंने कहा जी क्वार्टरली फाइल करता था। बोले क्वार्टरली फाइल करते थे? मैंने कहा जी बिल्कुल। बोले तो इस क्वार्टर में कितना टैक्स पे किया? कैश में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना पेमेंट किया? कैश पेमेंट। मैंने कहा जी मैं कैलकुलेट करके बता। बोले क्यों, आपने तो पे किया होगा ना जीएसटी पीएमटी 06 में, देख लो। मैंने कहा जी मैंने वो पिछले क्वार्टर में पेमेंट किया था टैक्स का 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। बोले ठीक है, आप क्वार्टरली फाइल करते हो, 1 लाख आपने पे किया था। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, सारी टेंशन ही खत्म कर रहे हैं यहां पर। मैंने कहा जी बोलिए क्या टेंशन खत्म कर रहे हैं? बोले कि हम यहां पर आपको इसका 35% अप्रैल में आप पे कर दें, अप्रैल की लायबिलिटी मान लेंगे, मतलब 35,000। फिर अगेन 35% जो है वो मई की लायबिलिटी मान लेंगे 35,000, मई मंथ की लायबिलिटी। और मैंने कहा तो मेरी हर महीने लायबिलिटी 1 लाख की, हर क्वार्टर में लायबिलिटी 1 लाख की होगी? बोले नहीं, ये अप्रैल मई की होगी। जून के लिए तो आप ऑलरेडी जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 फाइल करने वाले हो। जब करोगे तो आपको फुल लायबिलिटी पता लग जाएगी आपकी। और मान लीजिए कि आपकी फुल लायबिलिटी जो है वो आती है यहां पर 1,20,000। कितनी आती है? 1,20,000 इस पूरे क्वार्टर की। तो उसमें से 35 और 35 70,000 आप ऑलरेडी दे चुके हैं हमारे को, बराबर है। अब आपको बाकी का जो बचा हुआ है 50,000 वो सिर्फ पे कर देना है। इस 50,000 के पेमेंट में डिले मत करना, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा। मैंने कहा एक बात बताओ भाई डिपार्टमेंट जी। बोले क्या? मैंने कहा मान लीजिए अप्रैल में मेरी एक्चुअल लायबिलिटी, ये तो 35,000 तो आपने बताया, एक्चुअल लायबिलिटी अगर मान लीजिए मेरी वो आती है 40,000, जो बाद में पता लगता है जब जीएसटीआर 1 और 3B फर्निश करते हैं। तब क्या कोई 5,000 पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह लगेगा? बोले नहीं लगेगा। इसमें आपकी गलती नहीं है, 35% ऑटो पॉपुलेटेड, ऑटो जनरेटेड होता है। जो आपने पिछले क्वार्टर में
पेमेंट किया, वहां से वो ऑटोमेटिक जीएसटी पीएमटी 06 फिल होकर के ही आएगा, आपको सिर्फ पे कर देना उतना। मैंने कहा ओके ओके, तो मतलब क्वार्टरली है, बट मान लीजिए कि मैं मंथली रिटर्न फाइल करता हूं तो क्या होगा, मंथली रिटर्न फाइल करता हूं तो क्या होगा। ये तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता था, तो क्वार्टरली में जो भी टैक्स मैंने पे किया बराबर उसका 35% और बाकी का जो फुल अमाउंट होगा, फुल लायबिलिटी कैलकुलेट करके बाकी का बैलेंस यहाँ पे करना है। बट मुझे एक चीज बताओ, मान लो मैं मंथली रिटर्न फाइल करता तो बोले कोई बात नहीं गुड साहब, हमारे को यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। बोले अगर आप मंथली फाइल करते तब हमारे को सिर्फ और सिर्फ इतना करना पड़ता कि आपके लास्ट मंथ की डिटेल देखनी पड़ती कि लास्ट मंथ कैश में आपने कितना पेमेंट किया। मैंने कहा उससे क्या होता, बोले वही अप्रैल और मई में आपको पे करना हो। मैंने कहा समझा नहीं मैं। बोले देखो बोले इधर देखना, मार्च मंथ में आपने क्या टैक्स पे किया सिर्फ उतना बता दो। जब आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो मार्च मंथ का टैक्स बताओ। मेरा टैक्स जो कैश में पे कर रहा हूं मैं सिर्फ वही। मैंने कहा जी मैंने पे किया 50,000। बोले बस खत्म बात। आपका अप्रैल की लायबिलिटी मानेंगे 50,000 जो मार्च की थी, मई की लायबिलिटी भी हम मानेंगे 50,000 और जून की लायबिलिटी वो कैलकुलेट होगी जीएसटीआर 1 एंड 3B के बेस पर। और मान लीजिए टोटल लायबिलिटी जीएसटीआर 1 और 3B फर्निश करने पर पूरे क्वार्टर की टोटल लायबिलिटी आती है 2 लाख। तो 1 लाख रुपीज आपको जुलाई में पे कर देना है, बैलेंस 1 लाख, क्योंकि टोटल लायबिलिटी में से 50,000 ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। मैंने कहा ओके। मैंने कहा मान लीजिए जून के बाद अब जुलाई हो गया, सितंबर में भी तो क्यूआरएमपी स्कीम है। बोले कोई टेंशन नहीं, उनके लिए ये वाला क्वार्टर बेस मानेंगे, इसका 35% वैसे लिया जाएगा। ये फिक्स सब मेथड है। ओके ओके, तो एक बार इसको देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल और एनालिसिस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ना फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। पहले सेल्फ असेसमेंट मेथड पे आ जाते हैं। अंडर दिस मेथड ए टैक्स पेयर विल पे द टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई पे जो भी टैक्स है वो पे करेगा, बट याद रखना आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें से पहले आईटीसी माइनस करोगे बराबर, उसके बाद पे करोगे। In this case, the taxpayer will manually arrive at the tax liability and deposit the same in form GST PMT 06, and the taxpayer can refer form GSTR 2B to arrive at the amount of ITC available. फिक्स सम मेथड में क्या बोला गया, जीएसटी पीएमटी जो 06 है वो ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड होगा या प्रीफिल्ड होगा, बराबर है। आपको सिर्फ क्या पे करना होगा, अमाउंट इक्वल्स टू 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश in the return for the preceding quarter where the return was furnished quarterly। तो पिछला जो क्वार्टर है उसमें जो क्वार्टरली रिटर्न आपने फर्निश किया उसमें जितना आपने कैश में टैक्स पे किया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू कैश में जो टैक्स पे किया उसका 35% पहले महीने में, 35% दूसरे महीने में, तीसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। अगर मान लीजिए और अगर आप मंथली फर्निश करते हैं, मंथली, उस केस में जो क्यूआरएमपी स्कीम का क्वार्टर है उसके जो लास्ट मंथ था, पिछला महीना, उसमें जो टैक्स था वो टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर, बस। ओके, अब ये तो हो गया पेमेंट का। अब क्वेश्चन ये है इसके अंदर, क्या हर बार टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे? कुछ केसेस में नहीं करना पड़ता है। कब नहीं करना पड़ता वो देखते हैं। इंटरेस्ट किस में लगेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा सर, और इसमें इंटरेस्ट लगेगा अगर डिले किया या डिफरेंस अमाउंट आ गया। मान लीजिए कि हमारा सेल्फ असेसमेंट में कैलकुलेशन में गलती हो गई, हमने कम टैक्स पे कर दिया अप्रैल में, अप्रैल का टैक्स हमने कम पे कर दिया जो मई में करना था, तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है इंटरेस्ट लगेगा। यस, इसमें इंटरेस्ट लगेगा सर। इसमें इंटरेस्ट फर्स्ट और सेकंड मंथ में नहीं लगेगा। थर्ड मंथ का जो बैलेंस अमाउंट आपको पे करना था, टोटल लायबिलिटी माइनस जो फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ का पे कर चुके वो माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है उसको पेमेंट करने में ड्यू डेट से ज्यादा टाइम ले लिया, ड्यू डेट को आपको पे करना पड़ेगा, ड्यू डेट से ज्यादा टाइम ले लिया
तो फिर उस केस में इंटरेस्ट लगेगा। तो जरा देख लेते हैं उनको भी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टैक्स पेड इन क्वार्टर अप्रैल टू जून। सीजीएसटी मैंने 100 पे किया, एसजीएसटी 100 पे किया, आईजीएसटी 200 पे किया। ये कौन सा अप्रैल टू जून क्वार्टर है? और हो सकता है मैं अप्रैल टू जून में क्यूआरएमपी स्कीम में हूं, ये भी पॉसिबल है। और हो सकता है कि मैं जुलाई अगस्त सितंबर में क्यूआरएमपी स्कीम में आ रहा हूं। टैक्स टू बी पेड इन ईच मंथ, जुलाई 21 टू अगस्त 21 में मैं टैक्स कितना पे करूंगा? तो जुलाई और अगस्त में, क्योंकि सितंबर में लफड़ा नहीं होगा। सितंबर का तो मैं जीएसटीआर 1 और 3 भी जब फर्निश करूंगा तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा टोटल लायबिलिटी। तो बाकी का बैलेंस सितंबर का है के हिसाब से ही पे करना मुझे। ओके, तो इधर आओ, इसका 35%, 35 रुपीज, इसका 35%, 35 रुपीज, और इसका 35% 70 रुपीज। तो मतलब जब मैं जुलाई में टैक्स का पेमेंट करूंगा तो मुझे सीजीएसटी 35, एचजीएसटी 35 और आईजीएसटी 70 पे करना है। सेम अमाउंट मुझे अगस्त में पे करना होगा। और सितंबर मंथ का, अगस्त में मतलब अगस्त का अमाउंट होगा जो सितंबर में पे होगा। और सबसे बड़ी चीज, अगस्त मंथ के बाद में सितंबर मंथ की जो लायबिलिटी होगी वो अक्टूबर में आप पे करोगे, और वो लायबिलिटी आप जीएसटीआर 1 और 3B के हिसाब से कैलकुलेट करोगे पूरी क्वार्टर की लायबिलिटी। और ये जो अमाउंट पे कर दी है आपने, ये सब अमाउंट माइनस होंगे और बाकी के बैलेंस आपको पे करना होगा। ओके, नोट द अमाउंट may be required to be deposit for the, no amount may be required to be deposit for the। कुछ केसेस में आपको ये टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कब नहीं होगी, सुनना। पहला कैसे, फॉर फर्स्ट मंथ। मान लीजिए पहले महीने की बात कर रहा हूं, फॉर फर्स्ट मंथ मैं क्यूआरएमपी स्कीम में आया अप्रैल मंथ के अंदर, और मेरे पास में इतना क्रेडिट पड़ा है, खूब सारा क्रेडिट, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है, तब मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। या मेरी लायबिलिटी नील है उस पर्टिकुलर मंथ की, तो मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। तो कब नहीं है, फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर वेयर द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट फॉर द टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेड मंथ, और वेयर देयर इज नील टैक्स लायबिलिटी, तब फिर मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। सेम इधर आ जाऊं, सेकेंड मंथ के अंदर भी कब पे करने की जरूरत नहीं है कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस पड़ा है कि मैं सेकेंड मंथ और इससे पहले वाला जो एक महीना है 1 मंथ, इन दोनों की लायबिलिटी, सेकेंड मंथ और 1 मंथ, इन दोनों की लायबिलिटी जो है पूरी कर सकता हूं आराम से, या मेरा टैक्स का अमाउंट ही नील है। उस केस में फिर मुझे यहां पे कुछ भी जो है डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ओके, कोई डाउट? दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये क्यूआरएमपी स्कीम में इंटरेस्ट लग सकता है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अंडर फिक्स सम मेथड में फर्स्ट 2 मंथ्स जो होते हैं उनमें तो आपको 35% पे करना पड़ेगा। वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है बराबर, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। मान लीजिए कि आपने अप्रैल में 35,000 रुपीज पे किए, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वार्टर में 1 लाख का पेमेंट किया था, तो उसका 35% आपने 35,000 पे किया। जबकि एक्चुअल लायबिलिटी जो अप्रैल की है मान लीजिए 50,000 है, तो 15,000 आपने शॉर्ट पे किया, चलेगा। ये शॉर्ट अमाउंट आप वैसे भी थर्ड मंथ का जो अमाउंट पे करोगे उसके साथ साथ पेमेंट हो ही जाएगा। तो अप्रैल में जून, तो उसका पेमेंट जब जुलाई में करोगे तो जुलाई में ये 15,000 का जो डिफरेंस है वो पे होगा, बट इसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं होगा बेटा। ओके, ना अप्रैल में होगा ना मई मंथ में जो आपने पेमेंट किया 35,000 का, उसमें भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। बट हाँ, आपकी फाइनल लायबिलिटी मान लेते हैं 150 आई, जो जून मंथ के बाद में जुलाई में आपने जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 ये फर्निश करने के बाद में आपको पता लगा कि आपकी फाइनल लायबिलिटी आ रही है 1,50,000। तो यहां पर 70,000 तो ऑलरेडी पे कर चुके हो आप, माइनस 70,000। बैलेंस अमाउंट आपको कितना पे करना है, 80,000। ओके, ये जो 80,000 है इसको आपको जुलाई में जो ड्यू डेट है उसको पे कर देना। उससे ज्यादा डिले किया तो इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा बेटा। ओके ना, अंडर सेल्फ असेसमेंट मेथड, इसमें तो बेटा आप खुद ही कैलकुलेट कर रहे हो अपना टैक्स लायबिलिटी, बराबर है। जब खुद ही कैलकुलेट कर रहे हो टैक्स लायबिलिटी आपकी, तो बेटा कॉमन सेंस की बात है कि आपको पता आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, वो ड्यू डेट को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी हर महीने। अगर उसमें कम पेमेंट किया
तो जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज होता है वैसे यहाँ पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा सेक्शन 50 वाला। ओके, तो ये बेटा आपके यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको क्यूआरएमपी स्कीम बहुत ही बढ़िया लगी हुई, अच्छे से समझ में भी आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझा होगा आप लोगों ने इसका। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।